हाँ बोलिए, आप बोलिए जी, बताएं। नहीं, मैं अब दूसरे मेहमानों के पास जाना चाहता हूँ। नौ संकल्प तो है आपका, लेकिन न्यू आइडिया नहीं है। जो भी विनोद जी ने कहा, स्ट्रैटेजी कहाँ है? विचार ठीक है आपका, अच्छा, एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खुलेगा, लोग उसमें ट्रेंड होंगे। आइडिया नया क्या है? इनोवेशन क्या है? क्या नई आप चीज़ करने वाले हैं? संकल्प बहुत अच्छी बात है आपने करा। आपने संकल्प के नाम पे ये कहा कि अमीर जमई की पार्टी की कोई विचारधारा ही नहीं है, वो लड़ने के लिए तैयार नहीं। जबकि आप देखिए सारे विपक्ष, ममता जी को देखिए, केजरीवाल जी को देखिए, तमिलनाडु में देखिए, उड़ीसा में देखिए, सब वही लोग आपको सफाया कर रहे हैं। जगन को देखिए आंध्रा में, तेलंगाना में देखिए केसीआर को, आप कह रहे हैं उनकी कोई विचारधारा नहीं। जमई साहब, आप लोगों की कोई विचारधारा नहीं, आप तो लड़ ही नहीं सकते। ये आपने मुझसे पूछा? नहीं, ये मैंने अमीक से पूछा है, क्योंकि उनको बुलाया मैंने इसीलिए, क्योंकि उन लोगों के ऊपर आरोप है कि कोई वैल्यू नहीं। मरोड़ के प्रस्तुत किया, पर मैंने, अरे दोबारा आऊंगा तो एक बार रुकिए जी, आऊंगा रागिनी जी आपके पास। जमीन जी बताइए। वाजपेयी साहब, जो ये चर्चा कांग्रेस के नवसंकल्प शिविर में हो रही है, शायद बहुत सारे लोग इसलिए भी बात करना चाहते हैं कि भारत की जो पूरा फ्रीडम स्ट्रगल है वो उससे कोख से निकली हुई एक ऐसी पार्टी है कि जिसने उस जमाने में सभी विचारधाराओं का नेतृत्व करते हुए देश को जो है आज़ादी की तरफ ले गए। अब सोचिए कि वो पार्टी मुख्यतः क्या बात जयपुर से निकल कर आई है। जयपुर से मुख्यतः यही बात निकल के आ रही है कि राहुल जी के जरिए कि क्षेत्रीय पार्टियों की कोई विचारधारा है नहीं। तो हम ये कह रहे हैं कि पंचमढ़ी के सेशन में कांग्रेस ने इसी तरह का एक रेजोल्यूशन पास किया था कि वो भविष्य में किसी भी क्षेत्रीय पार्टियों से आप गठबंधन नहीं करेंगे। फिर उसके बाद आपने बिहार में गठबंधन किया, फिर आपने बंगाल में ममता जी के साथ चुनाव लड़े, झारखंड में और बिहार में, महाराष्ट्र में तो आपकी सरकार है। तो क्या ये कहना चाहते हैं कि एनसीपी का, शरद पवार जी का पार्टी का कोई विचारधारा नहीं है? क्या समाजवादियों का, जो 4 बार की सरकारें रही हैं, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी कांग्रेस के अंदर रह के एक समाजवादी पार्टी बनी, जिसका नेतृत्व लोहिया जी और मीनू मसानी जैसे जो नेता करते थे। ये अलग बात है कि समाजवादियों का एक लव एंड हेट का रिलेशन कांग्रेस के साथ एक लंबा हमारा चलता रहा। लेकिन इन समान विचारधारा पे कांग्रेस को हमें ऐसा लगता है कि एक ऐसी बात कहनी चाहिए थी कि जब आज पूरे देश के इंस्टीट्यूशंस बर्बाद हो गए, खत्म हो गए, डेमोक्रेसी हमारी स्टेक पर है, हमारे हाथ से निकल गई है, निजीकरण आप देखिए, प्राइवेटाइजेशन पूरे देश में, वो सभी राष्ट्रीयकृत जो हमारे बड़े बड़े चीज़ें थी, उसको जो है नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने बेच दिया। तो हमें लगता था कि कांग्रेस एक ऐसा सपना देगी भारत के लोगों को कि उनको लगेगा कि हाँ, कि कांग्रेस 2024 में शायद हो सकता है कि देश में सबको एकजुट करके नेतृत्व कर सके। लेकिन ये बहुत ही विरोधाभासी बात है जो राहुल जी के जरिए आई है कि जो क्षेत्रीय पार्टियां, उनकी कोई विचारधारा ही नहीं है। तो फिर आप झारखंड में सरकार में क्यों हैं? हेमंत सोरेन जी के साथ आप महाराष्ट्र में क्यों हैं? 2017 में समाजवादी पार्टी ने जो है आपके साथ यहाँ पे गठबंधन किया। अलग बात है कि किसका परफॉर्मेंस कम रहा या ज्यादा रहा। तो मुझे लगता है कि जो विजन है वो साफ क्लियर होना चाहिए। जमील साहब, सीधी बात यह है वाजपेयी साहब ने, उनको आपकी जरूरत नहीं है। आप ही लोग पीछे पीछे लगे रहते हो कि कांग्रेस हमारे साथ समझौता कर ले। उनको आपकी जरूरत ही नहीं है। मानते नहीं कि आप किसी लायक है कि आपकी कोई आइडियोलॉजी जो बीजेपी लड़ सके। देखिए नीरज जी, मुझे बात कांग्रेस, मैं आऊंगा आपके पास। अरे रागिनी जी, आप जवाब दीजिएगा। नहीं है, आप कांग्रेस के मुंह में शब्द मत डालिए। वाजपेयी क्या साहब, मैंने पूरे वक्तव्य में ये कहा कि हमें क्षेत्रीय दलों की जरूरत नहीं है, हम उनकी कोई हैसियत नहीं समझते, या वो चुनाव जीतने या हराने में? आप कह रहे हैं ना कि उनकी विचारधारा लड़ने लायक है ही नहीं। नहीं, विचारधारा का उदाहरण मैंने आपको दिया, लेकिन क्षेत्रीय स्तर पर किस तरीके के अलायंस बनाए जाते हैं और राष्ट्रीय स्तर पर किस तरह के बनाए जाएंगे, राष्ट्रीय स्तर पर जो हम अलायंस बनाएंगे उससे हमारे प्रदेशों में किस तरीके का नुकसान होगा, क्या कांग्रेस के संगठनात्मक रूप से क्षरण होगा या कांग्रेस पार्टी मजबूत होगी, ये तय करना तो हमारा अधिकार है। नहीं, आप ही तय करेंगे रागिनी जी। मैं इसी का जवाब उनसे ले रहा हूँ कि 2024 के लिए रागिनी जी, जमील जी को जवाब देनी चाहिए। उनके ऊपर ये आक्षेप है। को ठेस पहुंचाना चाह रहे हैं, कांग्रेस के कंधे पे रखकर बंदूक मत चलाइए। अरे वो जमेई साहब से पूछ रहा हूँ कि हम उनके सम्मान 24 में आपकी, अरे मैं थोड़ी कह रहा हूँ, राहुल जी ने कहा है कि वो लोग नहीं लड़ सकते 24 में बीजेपी से, तो उनको जवाब देने दीजिए। समय के गर्भ में बात है नीरज। हाँ, समय के गर्भ में होगी, लेकिन जिसके ऊपर आक्षेप लगा उसको जवाब देने दीजिए। जी अमिक बोलिए। मैं जवाब बिल्कुल मैं सुनूंगी, पर आप गलत शब्दों का प्रयोग कांग्रेस के बिहार में। अरे जमेई को बोलने दीजिए प्लीज। रागिनी जी,
हाँ। वाजपेयी साहब, जो इनर कॉन्ट्रडिक्शंस है ना, वो हर पार्टी में होते हैं, हाँ। हर सोच और विचारधारा में होते हैं। मतलब हम ये समझना चाहते हैं कि कांग्रेस ने जो भी, अभी शायद मेरी बहन रागिनी बताएंगी, कि नरेंद्र मोदी जी की ये जो पूरी अधिनायकवादी सरकार है, इसकी जो निजीकरण की नीतियां हैं, इसकी जो इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं, इसकी जो कृषि नीतियां हैं, अभी इन्होंने 3 सोचिए कि जो अध्यादेश थे जिसको वापस लेने की बात हुई थी, इस देश के किसानों से कोई बात नहीं हुई। तो ये क्या आपकी नीतियां क्या है? समाजवादी पार्टी तो उत्तर प्रदेश में ठीक है, हम कुछ लाख वोटों से हम हार गए, हमने माननीय अखिलेश यादव जी अकेले इस अधिनायकवादी सरकार से, नरेंद्र मोदी जी एक तरफ, अमित शाह जी एक तरफ, आरएसएस एक तरफ, बजरंग दल एक तरफ, और एक तरफ माननीय अखिलेश यादव जी, हम लड़े। हमने इस लड़ाई को पूरी ताकत से, जोश खरोश के लड़ा, और हमने एक सपना दिया कि हम कैसा उत्तर प्रदेश बनाना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि यूनिटी और स्ट्रगल के साथ जो विपक्ष है उसको आगे बढ़ने की एक कोई ख्वाब देना चाहिए, ना कि ये कहकर कि हम सुपीरियर हैं और समाजवादी पार्टी की हेमंता सोरेन की या शरद पवार जी का कोई विचारधारा ही नहीं है। ये थोड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी है। जी आशुतोष जी, असल समस्या क्या ये है, रागिनी जी कह रहे हैं कि मैं शब्द डाल रहा हूँ, लेकिन समस्या देखिए क्या, अभी जो जमीन ने कहा मैं उसी शब्द को कोट करता हूँ, सुपीरियरिटी का एहसास कि हम डील कर सकते हैं आइडियोलॉजिकल लेवल पे या स्ट्रेटजिक लेवल पे, लेकिन स्टेट्स की स्थिति में आप देखिए तो क्या हालत है। दूसरा सवाल मैंने उनसे पूछा था रागिनी जी से कि प्लान ऑफ एक्शन क्या है। संकल्प तो बहुत अच्छी बात होती है, पीओए क्या है, सड़क पे कौन उतरेगा, कैसे उतरेंगे, वो स्ट्रेटजी दिखती है आपको इस पूरे नवसंकल्प के चिंतन शिविर में? नीरज जी, इस पूरी जो बातचीत आपकी हो रही, मुझे लगता है बहुत ही अच्छे माहौल में बातचीत हो रही है जी। मैं 2 चीजें कहना चाहूंगा। पहली बात यह है कि 300 और 3 ना, 300 का मतलब यह है कि कांग्रेस पार्टी, जिसके बारे में अभी तक यह माना जा रहा था कि कांग्रेस पार्टी में संकल्प की कमी है, तो कम से कम इस चिंतन शिविर के माध्यम से वो संकल्प दिखाई पड़ रहा है। उनको इस बात की चिंता हो रही कि अगर अब नहीं खड़े हुए तो फिर पार्टी रसातल में चली जाएगी, और काफी हद तक उसको नुकसान इस बात का हो चुका है। और इसमें संकल्प के साथ साथ दूसरा जो 100 है संगठन, और तीसरा 100 है संघर्ष। संगठन के स्तर पर उनको इस बात का एहसास हुआ कि संगठन के स्तर पर उनको बड़े पैमाने पर बदलाव की जरूरत है। इसीलिए आप एक परिवार एक टिकट, एक व्यक्ति एक पद पर 5 साल, उसके बाद 3 साल का कूलिंग पीरियड, संगठन में 50% जो है 50 साल से कम उम्र के लोगों के लिए, संगठन में 50% जो है SC, ST, OBC एंड माइनॉरिटीज के लिए करना। इसके अलावा उन्होंने इस बात का भी एहसास है कि असेसमेंट विंग होना चाहिए, पब्लिक इंसाइट विभाग होना चाहिए, एकीकृत कम्युनिकेशन होना चाहिए, प्रशिक्षण होना चाहिए, सलाहकार परिषद होनी चाहिए। तो इसका मतलब यह है कि उनको इस बात का एहसास है कि संगठन को आधुनिक बनाने की जरूरत है, उसको मजबूत करने की जरूरत है। तीसरी बात जो उन्होंने कही है संघर्ष, यानी आप कश्मीर से कन्याकुमारी तक अगर पदयात्रा निकालने के बारे में सोच रहे हैं और अक्टूबर में इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को इस बात का एहसास है कि बिना जमीन पर उतरे हमारा जो कल्याण नहीं होने वाला है। तो ये जिस कांग्रेस पार्टी को 8 साल या कम से कम 7.5 साल लग गए इस बात को रियलाइज करने में, तो कम से कम इस बात का स्वागत होना चाहिए कि आज उनको ये एहसास है कि अब नहीं तो कभी नहीं, डू और डाई सिचुएशन है। तो फिलहाल कांग्रेस को क्रांतिकारी बदलाव करने की जरूरत है, वो इंटेंट उन्होंने जरूर दिखाया। अब जो 3 न की बात की जा रही है, वो मेरा कहना है कि नेता, नैरेटिव और नेहरू, कि कांग्रेस पार्टी को अब जो नेक्स्ट स्टेप लेके आना है वो ये तय करना पड़ेगा कि 2024 की लड़ाई या आगे की लड़ाई या 10 साल की लड़ाई या 15 साल की लड़ाई किसके नेतृत्व में लड़ी जाएगी। वो राहुल गांधी होंगे, वो प्रियंका गांधी होंगे, या शशि थरूर होंगे, या रागिनी नायक होंगे, कौन होगा ये तय करना पड़ेगा। तो संघर्ष निकलेगा या पार्टी को तय करना पड़ेगा। दूसरा, उनका नैरेटिव क्या होगा। बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत यह है कि बीजेपी के पास एक बहुत जबरदस्त नैरेटिव है, और नैरेटिव गढ़ने की क्षमता का मुकाबला फिलहाल कांग्रेस पार्टी तो देश की किसी दूसरी पार्टी के पास नहीं है। तीसरी बात, नेहरू। मैंने कहा नेहरू इंपॉर्टेंट, नेहरू इसलिए इंपॉर्टेंट है, जो विनोद जी ने सवाल खड़ा किया कि आपको क्या अपने अतीत से डर लगता है। अगर किसी पार्टी को अपने अतीत से डर लगने लगे तो जाहिर सी बात है कि फिर वो फिर गौरव बोध उसके अंदर नहीं रहेगा, फिर वो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में से ग्रसित रहेगी। नेहरू जी ने इस देश को लोकतंत्र दिया है, और नेहरू के पास कांग्रेस पार्टी को वापस जाना पड़ेगा अगर वो नेहरू को डिस्कवर नहीं करती है, क्योंकि सबसे बड़ा हमला अगर भारतीय जनता पार्टी ने 2014 के बाद किसी पे किया है तो नेहरू पे किया है। और यही कारण है कि कांग्रेस पार्टी भी आज नेहरू का नाम नहीं लेती है। आप बाबा साहब अंबेडकर का नाम लेती है, लेकिन नेहरू का नाम नहीं लेती। और बिना नेहरू के पास जाए हुए कांग्रेस पार्टी का कल्याण नहीं हो सकता है।
क्योंकि वो आपकी विरासत है और उस विरासत ने देश को इस मकाम तक पहुंचाया है। वो मुद्दा उठाते हैं कि पंडित जी